प्राचीन भारत का इतिहास जानते हैं, ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। सबूत यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं और इतिहासकारों को एक जासूस की तरह इन सुरागों को जोड़कर अतीत की एक तस्वीर बनानी पड़ती है। तो चलिए हम भी इस तहकीकात में शामिल होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप इतिहास लिखेंगे कैसे जब आपके पास इतिहास की कोई किताब ही मौजूद ना हो। ये एक बहुत बड़ी पहेली है और सच पूछिए तो प्राचीन भारत के साथ यही सबसे बड़ी चुनौती थी। तो फिर इतिहासकारों ने अतीत को दोबारा जिंदा कैसे किया? देखिए, ग्रीस और रोम में हेरोडोटस जैसे बड़े बड़े इतिहासकार हुए जो अपने समय की घटनाओं को बाकायदा दर्ज करते थे। लेकिन हमारे यहाँ मामला थोड़ा अलग था। भारत की जो शुरुआती लिखने की परंपरा थी वो ज्यादातर धार्मिक थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हमारे इतिहासकारों को बनना पड़ा एक जासूस। उन्हें धार्मिक ग्रंथों के बीच में से, मतलब पंक्तियों के बीच से, ऐतिहासिक सच को ढूंढ निकालना पड़ा। तो हमारी इस जासूसी की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहला सुराग हमें मिलते हैं सीधे जमीन के नीचे से। ये है पुरातात्विक स्रोत, यानी वो ठोस सबूत जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वज छोड़ गए थे। तो ये पुरातात्विक स्रोत हैं क्या चीज? सीधी सी बात है, ये वो चीजें हैं जो हमें खुदाई में मिलती हैं, जैसे कि पत्थर पर लिखे हुए लेख यानी शिलालेख, पुराने जमाने के सिक्के, मिट्टी के बर्तन और कभी कभी तो पूरे के पूरे शहर जमीन के नीचे दबे मिलते हैं। और हर एक चीज कहानी का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाती है। जरा सोचिए, जमीन के नीचे से एक पूरा का पूरा शहर निकल आए। जब हड़प्पा जैसी जगहों की खुदाई हुई तो दुनिया हैरान रह गई। एकदम सीधी सपाट सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, और उस जमाने में एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम। ये एक जबरदस्त अर्बन प्लानिंग थी। और वहीं दूसरी तरफ जब मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र की खुदाई हुई तो हमें एक बहुत बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन की एक झलक मिली। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मिट्टी के बर्तन भी इतिहास बताते हैं। खासकर ये वाले नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, या शॉर्ट में कहें तो NBPW। ये कोई आम मिट्टी का बर्तन नहीं है, ये एक तरह का आर्कियोलॉजिकल टाइम स्टैम्प है। इसकी खास चमक और बनावट एक खास दौर की पहचान है। तो जब भी आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में ये मिलता है ना, वो फौरन समझ जाते हैं कि ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का समय है, जिसे हम सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। मतलब ये तारीख पता लगाने का एक पक्का सुराग है। पैसा बोलता है, और पुराने जमाने का पैसा तो इतिहास बोलता है। जब कोसल करशापण जैसे शुरुआती सिक्के मिले, जिन्हें पंचमार्क्ड कॉइन्स भी कहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सबूत था। इससे पता चला कि उस दौर में अच्छा खासा ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। मतलब ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये उस जमाने की एक चलती फिरती इकोनॉमी का सबूत है। और अब बात करते हैं एक बिल्कुल ही अनोखे सुराग की, सम्राट अशोक के शिलालेख। सोचिए, एक राजा जिसने अपने संदेश, अपने विचार पत्थर पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में लगवा दिए। और सबसे खास बात क्या है पता है? ये प्राकृत भाषा में और फर्स्ट पर्सन में लिखे हैं। मैं अशोक ये कहता हूं। ऐसा लगता है मानो 2500 साल बाद भी अशोक की आवाज सीधे हम तक पहुंच रही हो। अच्छा, तो जमीन के नीचे से मिले सुराग तो हमने देख लिए। अब चलते हैं सुरागों की दूसरी दुनिया में, यानी पुरानी किताबों और ग्रंथों में। ये है हमारे साहित्यिक स्रोत। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। इतिहासकार इन ग्रंथों की पंक्तियों के बीच से वो बातें निकालते हैं जो शायद लिखने वाले का इरादा भी नहीं था बताने का। मोटे तौर पर देखें तो ये साहित्यिक स्रोत दो तरह के हैं। एक तो है धार्मिक ग्रंथ, जैसे कि वेद, बौद्धों के त्रिपिटक या जैनों के आगम। अब इनमें बातें तो धर्म और आध्यात्म की हैं, लेकिन इनसे हमें उस समय के समाज, उनके रहन सहन और मान्यताओं के बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाता है। और दूसरी तरफ है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसमें धर्म की नहीं बल्कि सीधे सीधे राजकाज, कानून और गवर्नेंस की बातें हैं। ये स्ट्रक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो मेन टेक्स्ट हैं वो हैं वेद, जिनमें मंत्र और प्रार्थनाएं हैं। लेकिन सवाल ये था कि इन मंत्रों का इस्तेमाल कैसे हो, यज्ञ कैसे किए जाएं। तो इन सब प्रक्रियाओं को समझाने के लिए लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ। तो जैसा हम देख सकते हैं, हर वेद का, चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ये एक तरह से वेदों की यूजर मैनुअल या गाइडबुक जैसा था। अर्थशास्त्र, ये नाम सुनकर इकोनॉमिक्स की किताब लगती है, पर यह असल में स्टेट क्राफ्ट यानी राजकाज चलाने की कला पर एक जबरदस्त किताब है। ये कोई थ्योरी की किताब नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है।
इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर कानून तक और यहाँ तक कि राज्य के 7 जरूरी अंग क्या होने चाहिए, जिसे सप्तांग थ्योरी कहते हैं, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। ये हमें एक प्राचीन राज्य की पूरी मशीनरी का ब्लूप्रिंट दे देता है। ठीक है, तो हमने जमीन से मिले सबूत देखे, हमने किताबें पढ़ी। अब आते हैं एक तीसरे और बहुत ही जरूरी नजरिए पर, और वो है बाहर वालों का नजरिया, यानी उन विदेशी यात्रियों के अकाउंट्स जो भारत आए और उन्होंने यहाँ जो भी देखा उसे अपनी किताबों में लिखा। इससे हमें एक ऑब्जेक्टिव व्यू मिलता है जो कई बार हमें अपने ग्रंथों में नहीं मिलता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेगास्थनीज और उनकी किताब इंडिका। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अब दुख की बात यह है कि इंडिका किताब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आज मौजूद नहीं है, लेकिन बाद के ग्रीक और रोमन लेखकों ने इसे इतना कोट किया कि हमें इसके हिस्सों से मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कीमती जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज ने जो लिखा वो वाकई कमाल का है। उन्होंने बताया कि मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र कितनी विशाल और भव्य थी। उन्होंने भारतीय समाज को 7 अलग-अलग ग्रुप्स में बटा हुआ देखा, जैसे दार्शनिक, किसान, सैनिक वगैरह। उन्होंने ये भी लिखा कि इन ग्रुप्स में आपस में शादी ब्याह नहीं होता था, और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने चंद्रगुप्त की 6 लाख सैनिकों वाली विशाल सेना का जिक्र किया। ये सब ऐसी बातें हैं जो हमें शायद भारतीय स्रोतों से इतनी आसानी से पता नहीं चलती। तो अब हमारे पास 3 तरह के सुराग हैं: जमीन से मिले पुरातात्विक सबूत, किताबों में मिले साहित्यिक सबूत, और बाहर से आए लोगों के विदेशी विवरण। तो एक इतिहासकार का काम क्या है? उनका काम है इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ना। देखिए, इतिहास कोई बनी बनाई चीज नहीं है जो कहीं रखी मिल जाए। इसे बहुत सावधानी से हर सुराग को जांच परख कर दोबारा से बनाया जाता है। ये काम बिल्कुल एक प्रोफेशनल जासूसी की तरह होता है। स्टेप 1, सारे सुराग इकट्ठे करो। मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पुराने ग्रंथ, विदेशियों के यात्रा वृतांत, सब कुछ। स्टेप 2, हर सुराग की बारीकी से जांच करो। क्या ये ग्रंथ किसी राजा की तारीफ में लिखा गया है? क्या ये सिक्का असली है? मतलब सोर्स को क्रिटिसाइज करना। स्टेप 3, फिर इन सब को उसके सही कॉन्टेक्स्ट में रखो। उस समय का समाज कैसा था? और फिर आता है आखिरी स्टेप, स्टेप 4, इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक भरोसेमंद कहानी तैयार करना। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और तथ्यों का एक कलेक्शन नहीं है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये असल में उन सुरागों की एक व्याख्या है, एक इंटरप्रिटेशन है। और इसका मतलब ये भी है कि जैसे जैसे हमें नए सुराग मिलते जाते हैं, इतिहास की हमारी समझ भी बदल सकती है, विकसित हो सकती है। और आखिर में एक सवाल, अगर इतिहास सुरागों से बुनी गई एक कहानी है, तो जरा सोचिए, कल जब कोई नया सुराग मिलेगा, कोई नई खुदाई होगी या कोई पुराना ग्रंथ पढ़ा जाएगा, तो वो हमारी इस कहानी को कितना बदल सकता है। ये जासूसी कभी खत्म नहीं होती।